सभी साथियों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ के व्यवस्था को एक बार फिर से स्थापित कर लें। और कोई भी आपस में चर्चा कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है निजी स्तर पर कि अभी कुछ देर के लिए हम सब शांति बनाए रखें। हमारे जितने भी साथी यहां स्टेज के लेफ्ट में खड़े हैं, बहुत ही हार्दिक स्वागत, बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी का हरियाणा आम आदमी पार्टी संगठन के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में सभी साथियों से गुजारिश है कि तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री संदीप पाठक जी का आप सब स्वागत करें। संदीप जी, आपके आने से पहले हमने कार्यक्रम शुरू कर रखा था और मैं माफी चाहूंगी। मंच पर आसीन हमारे सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष बैठे हैं और हमारे यहाँ पे लोकसभा और जिले के जो साथी हैं कि उनको संबोधित करने का शायद अब मौका ना मिल पाए। मैं यहाँ पर आमंत्रण करती हूँ सभी हमारे साथियों को जो इधर बैठे हैं, प्लीज आप कुर्सी ले लीजिए कहीं से। जो युवा भाई हमारे हैं, आपका जोश समझा जाता है, कृपया करके आप सबने सुना होगा कि अभी बताया गया कि हम कितने थे, हम कौन थे, हम कितने थे। और अब की बार पहला जो हमारा शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर लगभग 1150 1150 हमारे साथियों ने शपथ ग्रहण करी थी। और उस शपथ ग्रहण समारोह में हमने हमारे जिला स्तर के कार्यकारिणी के कुछ साथियों को हमने नियुक्तियां दी थी। आज भी बहुत से सवाल आते हैं कि बहन जी क्या कार्यकारिणियां पूरी हो गई, तो उसका जवाब संदीप पाठक जी देंगे। आज का जो हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, इसके अंदर 1039 लगभग 1040 हमारे साथी शपथ ग्रहण करेंगे। अगर आप इस नजर घुमाएं इस कमरे के अंदर, तो आज शायद मैं ये नहीं कहूंगी बहुत से नए चेहरे हैं। हम सब बहुत समय से इकट्ठे काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी, मैंने देखा जिला परिषद मेंबर्स भी यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बहुत से हमारे इलेक्टेड पंच सरपंच भी हमारे बीच में बैठे होंगे। तो मैं ये कहूंगी कि जो ये नया संगठन बनता जा रहा है, ये एक सेना का एक लेआउट, एक फॉर्मेशन बनती जा रही है। इसमें मैं कहूं कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा। और क्या ये आज पूरा बना हुआ है, क्या सब साथी आ गए हैं, ऐसा भी नहीं। पीछे कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में आम आदमी पार्टी का हरियाणा में जो संगठन होगा उसकी ताकत और तादाद होगी 2.5 लाख। तो अभी हमारे अनेकों पद, हर स्तर पर बॉडी बननी है। वो कैसे बनेगी, संदीप पाठक जी उस पर रोशनी डालेंगे। आगे की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूं हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनुराग ढांडा जी को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। श्री अनुराग ढांडा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर मौजूद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भाई संदीप पाठक जी, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी, कैंपेन कमेटी के इंचार्ज और पुराना पॉलिटिकल अनुभव जिनका है डॉक्टर अशोक तंवर जी, और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, राष्ट्रीय सह सचिव आम आदमी पार्टी के चौधरी निर्मल सिंह जी, और बाकी मंच पर जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी जितने भी हमारे कार्यकर्ता इस हॉल में मौजूद हैं, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। पिछली बार कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की मेरे से, बोले जी आपको बोलना चाहिए था, आप बोले नहीं, बोले कम बोले आप, 2-4 लाइन बोले। तो जब हम किसी सभा में जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आगे का कार्य रूप, आगे की रूपरेखा समझ सकें
और मैं आज भी इसी पक्ष में हूं, मैं बहुत थोड़ा सा ही बोलूंगा। संदीप पाठक जी को सुनने के लिए हम सब लोग यहां पर आए हैं और आप सब लोग यहां पर आए हैं कि आगे अब क्या होगा, आगे संगठन कैसे बनेगा, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन चूंकि बहुत लोगों की शिकायत थी तो थोड़ा सा बोल लेते हैं, और बोलता मैं उतना ही हूं जितना आप लोग चाहते हैं। आप मेरी आदत से वाकिफ हैं, तो कैसे पता लगेगा कि कितना बोलना है? एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, जितनी आवाज में आप लोग जवाब देंगे उसी हिसाब से। मंदी आवाज में जवाब दोगे तो राम राम करके बैठ जाएंगे। तो एक बार बंद मुट्ठी करके मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। तभी तो डरते हैं आपसे कांग्रेस और बीजेपी वाले, इसीलिए डरते हैं आपसे कांग्रेस और बीजेपी वाले। और एक चर्चा चल पड़ा आजकल, कल परसों कोई पत्रकार साथी पूछ रहे थे, बोले जी हुड्डा साहब ये कहते हैं कि कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी का, भूपेंद्र हुड्डा जी। तो मैंने उनको एक किस्सा बताया, जो कांग्रेस पार्टी के ही कोई भूपेंद्र हुड्डा जी के नजदीकी हैं, उन्होंने ही बताया था। भूपेंद्र हुड्डा जी एक खास आदमी है, उनका कोई उससे अपनी दाढ़ी बनवाते हैं। तो वो दाढ़ी बनाने के लिए आया वो व्यक्ति, और भूपेंद्र हुड्डा जी के सामने दाढ़ी बनाते बनाते उसने कहा, जी आम आदमी पार्टी का चर्चा तो बहुत हो रहा है जमीन के ऊपर। इतना सुनना था, भूपेंद्र हुड्डा जी बोले चुप, क्या बकवास कर रहा है ये, तो मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। तो चुप हो गया भाई, हुड्डा साहब के सामने दबता होगा, चुप हो गया। अगली बार फिर दाढ़ी बनाने पहुंचा। अब मन में जो बात है, जो हर जगह सुन रहा है, चुप कैसे रहे? तो उसने फिर कहा, क्या जी हुड्डा साहब, आप गुस्सा तो करोगे, पर असलियत यह है कि जमीन पे चर्चा है आम आदमी पार्टी का आजकल। तो हुड्डा साहब तिलमिला गए, बोले क्या बकवास करता है, बार बार तू मेरे सामने आम आदमी पार्टी का नाम क्यों लेता है, क्यों बार बार आम आदमी पार्टी का जिक्र करता है? बोले हुड्डा साहब माफ करना, मैं तो इसलिए आम आदमी पार्टी का नाम लेता हूं कि आम आदमी पार्टी का नाम लेते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दाढ़ी बनानी आसान हो जाती है। आम आदमी पार्टी के नाम से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि जनता की नब्ज पकड़ने में आपसे ज्यादा माहिर कोई नहीं। आप सब लोग आम घरों से निकले हुए, उन लोगों के बीच में से निकले हुए लोग हो। लेकिन जब भी हम इकट्ठा होते हैं तो हमको चर्चा सिर्फ एक बात पे करनी चाहिए कि हमारे मुद्दे क्या हों, किन चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएं। आप ही हो हमारे स्पोक्स पर्सन, आप ही लोग जो बोलोगे जनता आम आदमी पार्टी की आवाज मान लेगी उसको। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में अगर कोई मुद्दा है तो उसको हम सबको समझना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर 25 लाख युवा बेरोजगार हैं आज के दिन। 25 लाख युवा बम के ढेर पे बैठा है हरियाणा, बारूद के ढेर पे बैठा है। 25 लाख युवा जिस प्रदेश में बेरोजगार हो, उस प्रदेश की क्या स्थिति हो सकती है? अदालतों में चले जाओ, भीड़ लगी पड़ी है, क्रिमिनल केस बढ़ गए दुनिया भर के। थानों में, जेलों में जगह नहीं है। नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ये युवा ऊर्जा है, और ये अगर गलत दिशा में चली जाए तो प्रदेश को बर्बाद भी कर सकती है, और अगर सही दिशा में चली जाए तो प्रदेश को नंबर 1 भी बना सकती है। ये युवा ऊर्जा है, इसको सहेज के रखना, संभाल के रखना हमारी राजनीति होना चाहिए, हमारी राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। अब अजब संयोग है कि 1,80,000 सरकारी पद खाली हैं हरियाणा के अंदर। सरकार कहती है खुद 1,80,000 सरकारी नौकरी के पद खाली हैं, और 3.5 लाख युवा सीईटी का एग्जाम पास करके, क्या है सीईटी का एग्जाम? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, योग्यता परीक्षा है। मतलब जिसने ये पास कर ली वो सरकारी नौकरी करने के योग्य है वो युवा। 3.5 लाख बच्चे सीईटी का एग्जाम पास करके बैठे हैं,
और उसकी आधी नौकरी खाली है हरियाणा सरकार के अंदर, यानी 1,80,000 पद। ये खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार अगर इनकी नीयत हो तो 1,80,000 पद तुरंत भर सकते हैं, तुरंत भरने चाहिए इनको। तो हमारा संघर्ष क्या है? सीईटी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में किया है हाल फिलहाल में। हमारा संघर्ष यह है कि इस सरकार को घुटनों पे लाओ और 1,80,000 युवाओं को चुनाव से पहले रोजगार दिलाओ। यह हमारी ताकत होनी चाहिए। और कहो लोगों के बीच में जाके कि अगर बीजेपी की सरकार में इतनी ताकत नहीं है, अगर वो 1,80,000 सरकारी पद नहीं दे सकते, तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पहली कलम से रोजगार लिखेंगे, युवाओं का 1,80,000 रोजगार देंगे। युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करो आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि हमारी यही सबसे बड़ी काबिलियत है। अरविंद केजरीवाल जी की यही सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि उनके मुंह से जो निकल गया वो वादा नहीं होता। क्या होता है? क्या होता है? गारंटी होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर लोगों के बीच में जाके कहेगा कि हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, तो युवा यकीन करेगा। और 25 लाख युवा अगर एक दिशा में चल पड़े, कुछ नहीं है, ये कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर हो जाएंगे। जब हाथी चलता है तो ये सब साइड में हो जाते हैं। 25 लाख युवा जब एक दिशा में चलेगा आम आदमी पार्टी की पताका पकड़ के, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से 2024 में। ये हमारे मुद्दे चुराने लगे। ये भूपेंद्र हुड्डा जी हर जगह जाके कांग्रेस पार्टी बोलती है 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। क्यों हमारे मुद्दे चुराने लगे? क्योंकि 75 साल पुरानी पार्टी को 10 साल पुरानी या कहीं नई पार्टी से सीखना पड़ रहा है। इनके मुद्दे खत्म हो गए, इनकी राजनीति खत्म हो गई, हमारी राजनीति की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूछना, जिस गांव शहर में जाओ, उस गांव शहर में जाके एक एक व्यक्ति से यह पूछना, सबके घर पे प्रॉपर्टी के कागज होते हैं। आपके यहां भी है ना? सबके यहां कोई छोटे प्लॉट का होगा, मकान का होगा, दुकान का होगा, सबके यहां होते हैं प्रॉपर्टी के कागज। मुझे बताना आप लोग, वो प्रॉपर्टी के कागज असली काम में आते हैं कि कार्बन कॉपी भी चल जाती है? असली काम में आते हैं कि कार्बन कॉपी भी चल जाती है? असली काम में आते हैं ना। जब 300 यूनिट बिजली देने वाले असली लोग मौजूद हैं, तो लोगों को कहना इस कार्बन कॉपी का क्या करेंगे? क्या करेंगे इस कार्बन कॉपी का? लोगों के बीच में जाके हमारे मुद्दों को जितनी बार आप बताओगे, उतनी बार आपके वोट बढ़ते जाएंगे, उतनी बार आपके वोटों की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये अलग अलग मुद्दे हैं। किसी एक मुद्दे पे आपको घेरने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत से गांव में लोग ये कहते हैं कि जी बाकी किसी मुद्दे पे कोई जवाब नहीं आम आदमी पार्टी का। ये कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी बार बार आके आपके सामने बोलते हैं कि SYL का मुद्दे का क्या करोगे, SYL के मुद्दे का क्या करोगे। तो गांव गांव में जाना, एक एक व्यक्ति को यह बताना कि ऐसे मौके आए जब कांग्रेस पार्टी की तीनों जगह पे सरकार थी, केंद्र में भी, पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी। अगर इनकी नीयत होती तो आज यह मुद्दा मौजूद नहीं होता, सुलझ चुका होता। ऐसे मौके भी आए जब तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में चला रहे थे, और केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। अगर ये सुलझा सकते इस मुद्दे को, तो सुलझा चुके होते। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के अंदर आके ये वचन देके गए थे, बोल के गए थे कि पाकिस्तान 75 साल तक पानी बह के जाता रहा, वहां का पानी रोकूंगा और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की प्यास बुझाऊंगा। लोगों के बीच में जाके पूछना कि लोकसभा चुनाव में दोबारा वोट मांगने आएंगे मोदी जी के नाम पे, इनसे पूछना कि दुश्मन देश में हमारा पानी बह के जा रहा है, हरियाणा और पंजाब के बेटे प्यासे मर रहे हैं, क्यों नहीं इंतजाम किया प्रधानमंत्री मोदी ने? 5 साल तक इस झूठ को क्यों बनाए रखा? इन लोगों से सवाल करो और लोगों से कहो कि ये दोनों पार्टियां, इनको मौका मिल चुका, ये इस मुद्दे का हल नहीं ढूंढ सकी। आम आदमी पार्टी मुद्दों को बनाए रखने में यकीन नहीं करती। जिस दिन तीनों जगह पे मौका मिलेगा, उस दिन आम आदमी पार्टी समाधान खोज लेगी और आपस में बातचीत से समाधान खोज लेगी। यही सारे मुद्दे, इसके सिवाय इनके पास कोई और ज्यादा मुद्दे नहीं है। हर पार्टी का हर नेता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो,
चाहे वो इनेलो हो, जेजेपी हो, इनका एक भी बयान ऐसा नहीं हो सकता आज के दिन में जिसमें ये आम आदमी पार्टी का जिक्र ना करते हो। हर इंटरव्यू में जिक्र करते हैं। बीजेपी के नेता कहेंगे नहीं जी नहीं, कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी का। अरे भाई, जब कुछ नहीं है तो बोलते क्यों हो? क्या जरूरत है बोलने की? पेट में दर्द क्यों है आम आदमी पार्टी के नाम पे? इसलिए आप ये समझ जाओ कि आपकी ताकत दिन दोगुनी रात चौगुनी लगातार बढ़ती जा रही है। अपने आप इनके मुंह से जितनी बार आम आदमी पार्टी का नाम सुनो दूसरी पार्टियों के नेताओं के मुंह से, अपने अंदर आत्मबल को मजबूत करते जाना, समझना कि ताकत लगातार मजबूत हो रही है। इसलिए ये बार बार आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं। और एक बार बुलंद आवाज में मेरे साथ नारा लगा के, इस बार नारा किस बात के लिए कि 24 में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, आपकी आवाज से पता चलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस नारे के साथ ही। संदीप भाई को सुनने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हैं, उनसे सुनेंगे। कोई हर बार बहुत अच्छी और क्रिएटिव बात कुछ बताते हैं, तो एक बार तो जोरदार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले 2200 लोगों का एक मजबूत संगठन हरियाणा में तय समय के अंदर खड़ा करने के लिए जितनी ताकत हो उतनी ताकत से संदीप भाई के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार भारत माता का नारा लगाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंची है। हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बंद मुट्ठी करके। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी का। और कुछ बातें आपने बिल्कुल सटीक कही। जो हमारी सत्ता में बैठी सरकार है, ये मुद्दे सुलझाती नहीं, ये किसी भी मुद्दे को सुलगाती जरूर है। चाहे वो सांप्रदायिकता का हो, चाहे वो जातिवाद का हो, चाहे आज वो पानी का हो। और आपने दूसरी बात कही कि आम आदमी पार्टी नब्ज पकड़ना जानती है। और मैं इसमें दो शब्द जोड़ते हुए कहूंगी कि आज जो लोगों की नब्ज है वो दुख भी रही है और दहक भी रही है। आज उस नब्ज को कोई राहत दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। अभी वीडियो चला हुआ है भगवंत मान जी का, जिसमें एक आज तक ने जाके सर्वे करा, जिसमें आया कि पहली बार 15 से 20 साल बाद पंजाब के खेतों में पानी आया है और मोटर नहीं चलानी पड़ी। हाल ही में आदर्श पाल जी जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं अंबाला से, उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा कार्यक्रम करा। और उस कार्यक्रम में बैठे बैठे जब हमारी बात हो रही थी तो उनके मुंह से एक ही बात निकली कि चित्रा, लोग बात करने लग गए हैं, अब अच्छा बोलने लगे हैं और ये पंजाब के लोगों से बात आ रही है। तो हमें बहुत दूर जाना है और बहुत कुछ बदलेगा। मैं आगे के संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं मंच पर हमारे हरियाणा से राष्ट्रीय सह सचिव, हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी निर्मल सिंह जी को, कि वो आएं और आप सबको संबोधित करें। आदरणीय संदीप जी, हमारे प्रधान गुप्ता जी, डांडा जी, स्टेज पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे नवनियुक्त हमारे पदाधिकारीगण, आप सबका यहाँ आज बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई। और संदीप जी को और गुप्ता जी को भी इतनी जल्दी संगठन किया, जो बहुत मुश्किल कार्य था। दूसरी पार्टियों का हाल आप देख रहे हो, ये कठिन कार्य है। इसको संभव बनाने के लिए जो है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जो भाई छूट गए हैं उनका को भी एडजस्ट किया जाएगा। और अब आपकी बारी है, लोगों में आपने जाना है, आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए है और लोग आपको सुनते हैं। भाइयों, राजनीति में जितने भी मेरे साथी आज मेरे सामने बैठे हैं, उन सब की कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। पद से बड़ा नहीं होता बंदा। बड़े पदाधिकारी पीछे रह जाएंगे और जिनको उंगल पकड़ाई है वो अपने आराम से बाजू पकड़ लेंगे। राजनीति में तो सिर्फ प्लेटफॉर्म देना है एक, बाकी जिसमें क्षमता है, जोश है, वो रुकेगा नहीं कभी। आप में ही बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने आगे आना है, कल के नेता ही आप में बैठे हुए हैं। तो एक बार फिर से
आपको, गुप्ता जी को, संदीप जी को बहुत बहुत बधाई। और अब हम लोगों में जाना है, जीतेगा कौन? जीतेगा वो फौज जीतेगी जो जम के लड़ेगी, विश्वास से लड़ेगी और हवा बनाने में कामयाब हो जाएगी। आप जानते हो कि चुनाव बराबर के लगते हैं, मैंने भी कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन आखिरी दौर आते हैं, उनमें कुछ साथियों का चुनाव बैठ जाता है, क्योंकि लोग समझ लेते हैं कि ये जीतने वाला नहीं, और वो उसकी वोटें जीतने वाले के पक्ष में डल जाती हैं। डांडा जी ने विस्तार से आपको बताया, दूसरी पार्टियां लोगों में नहीं जा सकेंगी। मौजूदा सरकार से तो बहुत से प्रश्न हैं, उनके चुनावी वादे हैं, किसान सड़कों पे है, हर मांग को हर सीजन में सरकार जो वहाँ, और उनके पास जो है बहुत से सवालों का जवाब उन्हें दे सकेंगे जो डांडा जी ने, जिन पे आपको प्रकाश बनाया है। मैं आपको एक बार फिर से, गुप्ता जी को, अपने प्रधान को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब हमने लोगों में जाना है, जो साथी पिछड़ गया है या लगता है कि मैं काम करने के मेरे में जोश है, उसको कोई ना कोई, हमारे पास भी बहुत गुंजाइश है, उसको हम जो है प्लेटफॉर्म काम करने का दे देंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी का। और आपने भी एक बात शेयर करी कि चुनाव आखिरी 2 दिनों में बदलता है और बहुत से साथी सोचते हैं कि हम हार गए। कई बार हार इसलिए भी होती है कि बहुत से साथी सोच लेते हैं कि हम जीत गए। तो शायद हमारी स्थिति वो होनी चाहिए कि ना हारे हैं ना हारेंगे, पर अभी हम जीते नहीं। तो उस जोश के साथ हम आगे अपने आप को लेते चलेंगे। मैं अब मंच पे आमंत्रित करूंगी हमारे प्रदेश के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर जी को, कि वो आए और आप सबको संबोधित। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव और आज हमारे बीच में विशेष तौर पर इस दूसरे शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर यहाँ पर पहुँचे भाई संदीप पाठक जी, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, निर्मल सिंह जी, ढांडा जी, मंचासीन सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे सभी मेरे बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी सभी साथी जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर सब पहुंचे हैं। मैं सभी मंचासीन साथियों की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। और शुरुआत, क्योंकि संदीप जी जब आए तो कुछ हमारे जो सीनियर लीडर हैं पीछे बैठे हैं, उमेश जी, हमारे बलबीर सैनी जी और कुछ साथी नहीं भी बोल पाए, लेकिन उनकी जो भावना थी, जो वो कह रहे थे, वो उससे मैं 1 मिनट में अवगत कराऊंगा। उन्होंने कहा कि जब कुछ महीने पहले संदीप जी ने 2-3 महीने पहले जब मीटिंग ली थी दिल्ली के अंदर कुछ सीनियर लीडर्स की, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 2-3 महीने में पूरा संगठन बना दूंगा। और सभी साथियों को ये लगता था जो वहां पर बैठे थे कि भाई दूसरी पार्टियां इतने लंबे समय में संगठन बना पाती है, कांग्रेस के 9 साल हो गए, वो बना नहीं पाई, इसी जुलाई में भंग हुआ था, 9 साल उनको हो गए, तो ये कैसे 2-3 महीने में बना देंगे? ये तो असंभव सी बात करने वाली बात है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पिछले महीने 1 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 1150 लोगों को उस दिन शपथ दिलाई, आज 1039 लोगों को शपथ दिलाई, करीबन आप मान के चलिए कि 2100-2200 लोगों को पदाधिकारी जिस तरीके से 2 महीने में बनाया, जो जिम्मेदारी दी, तो ये असंभव को संभव करने का काम जो आपने किया है, उसके लिए आपको भी बधाई है और आपकी पूरी टीम को भी बधाई है। कई बार हमारे से छोटी मोटी चूक हो जाती है अनजाने में, उसको हम कहते हैं ह्यूमन एरर। वो ह्यूमन एरर थोड़ा बहुत दिख सकता है संगठन में, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता। और कहते हैं कि भाई परमात्मा भी जो है वो सबको खुश नहीं कर पाता। परमात्मा से भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में जाकर के जहां भी हम जिसको मानते हैं वहां भी हम लोग शिकायत करते हैं कि मालिक तूने ये क्या कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी साथियों ने जिस तरीके से काम किया, मैं समझता हूं कि उनकी नीयत ठीक थी और इसीलिए
संगठन का ये प्रारूप जो 2-3 महीने में दिखना शुरू हुआ है वो दिखाई दिया है। और इसी तरीके से जो सारे काम जो असंभव से लगते हैं, प्रदेश में जनता को भी लगता होगा कि भाई ये पार्टी नई है, कैसे एकदम सरकार बना लेगी, ऐसा लगता है ना। बहुत लोगों को सवाल लोग करते होंगे आपसे कि भाई आम आदमी तो हाँ ठीक है अभी आई है। धीरे धीरे जो जो ये कह रहे हैं उसका जवाब हमने अपनी मेहनत से, अपनी कार्यशैली से, अपने समर्पण से और अपने जज्बे से देना है। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में मत जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ जैसे अरविंद जी बढ़ते चले। और किसी शायर ने वो कहा है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, ये अरविंद जी के लिए लागू होती है कि 12-13 में जो व्यक्ति अकेले इस देश की राजनीति में बदलाव के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निकला हो, आम जनता का राज स्थापित करने के लिए निकला हो, आज उसने कितना बड़ा संगठन बना दिया, एक राष्ट्रीय पार्टी 10 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी असंभव होने वाला कार्य उन्होंने संभव करके दिखाया। और उसी तरीके से भविष्य के अंदर भी हम सब साथियों के सहयोग से वो असंभव करके दिखाएंगे। और आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है और वो कहते थे कि जैसा तुम सोचोगे वैसे बनोगे, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल हो जाओगे और अगर खुद को सबल समझोगे तो सबल हो जाओगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे प्रेरणा के स्रोत जो युवाओं की, इस देश की एक जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है, उसको जिस तरीके से वो आगे लेकर के गए, उन्होंने ये बात कही कि भाई जैसा समझोगे। और यही हमारे साधु संत महात्मा महापुरुष, हमारे परिवार के बुजुर्ग जिनका अनुभव है वो कहते हैं। और ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन में जिन्होंने ज्यादा दिवाली देख ली वो सब जानते हैं इस बात को। जितनी ज्यादा जिसने दिवाली देखी है उतनी वो जानता है कि भाई चीजें जब होने शुरू होती है तो ऐसे ही होती हैं। तो साथियों, मैं तो आप सबसे यही विनती और प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने लगातार अरविंद जी का पिछले 8 जुलाई को, जून को जींद के अंदर तिरंगा यात्रा थी, वो आपने बहुत मजबूती से कामयाब करी। सब लोगों ने उसकी चर्चा हुई और हम आपस में भी चर्चा कर रहे थे कि एक हमारा फॉलो अप एक्शन प्लान भी होना चाहिए कि जिस जिले में, जिस इलाके में, जिस रीजन के अंदर जाएं तो उसके बाद का भी हमारा, पहले तो हम मोबिलाइज करते ही करते हैं। और साथ साथ जब ये बात हुई थी कि अरविंद जी हर महीने, संदीप जी आपने ये प्रॉमिस किया था, अरविंद जी ने भी किया था कि हर महीने में 2 या 3 बार हम आएंगे, लेकिन 1 महीना बीतने वाला है, अरविंद जी को दोबारा हरियाणा वाले इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी 1 महीने की हमें 2 डेट पहले ही एडवांस में दे दिया करो ताकि और मजबूती के साथ ये साथी तैयार कर सके। संगठन निर्माण भी और दोनों पैरेलल चलती रहेंगी क्योंकि मोबिलाइजेशन दोनों के लिए होता है। अच्छे लोग निकल करके आते हैं, यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, यहाँ संगठन के लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, हर तरीके के साथी हैं। और उसके बाद बेरोजगारी जिसकी चर्चा अभी डांडा जी ने करी कि भाई हमारे इतने बेरोजगार हैं, नौकरियां 2 लाख के आसपास नौकरी हैं और 25 लाख बेरोजगार हैं। तो भाई पहले तो ये 2 लाख लोगों को नौकरी दो सरकार से, हमारी ये अनुरोध भी है और मैं समझता हूं कि हमारा प्रेशर भी, और नौजवान भी ये चाहता है हरियाणा का। पीछे हमने सीटी के मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन किया, 4 जोन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ। आगे और जो इस तरीके की एक्टिविटी होंगी, क्योंकि नौजवान आज अगर परेशान है तो फिर अगर नौजवान की परेशानी है तो प्रदेश चैन से नहीं हो सकता। फिर नशा भी होगा, अपराध भी होगा, तमाम चीजें होंगी, झगड़े फसाद होंगे। और अगर नौजवान ठीक है तो मैं समझता हूं कि फिर सारी चीजें ठीक है। और पीछे आज इस तरीके से टॉप में पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में 37% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है टोटल आबादी का। तो हमने आम आदमी पार्टी की जब आने वाले समय में सरकार बनेगी, आप जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप सभी साथियों को वादा करना है कि ये वो हरियाणा जो अरविंद केजरीवाल जी की जहां से उस माटी के लाल है, इस हरियाणा को जो आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, उसको हम रोजगार के अंदर नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। इसी तरीके से और तमाम मुद्दे हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। क्या स्कूलों के हालात है, क्या अस्पतालों के हैं, शहरों की स्थिति दयनीय है। गुड़गांव हो, कोई भी हो, फरीदाबाद में हमारे साथियों ने पीछे पानी के अंदर बोट चलाई। इसी तरीके से रचनात्मक तरीके से हमें
जो प्रदेश के मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करने का काम करना है। आज एक और बड़ी उपलब्धि का दिन है। जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के अंदर विपक्ष को लामबंद करने के लिए जिस तरीके से विपक्ष का सहयोग, दिल्ली में जिस तरीके से अटैक हुआ है अध्यादेश ला करके चुनी हुई सरकार के ऊपर, आज उसमें एक और महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है, जो बिजली बोर्ड जिसको हम कहते हैं दिल्ली का, उसमें एलजी ने एक रिटायर्ड जज का अपॉइंटमेंट कर दिया। सरकार ने अपनी अनुशंसा करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एलजी का है ये नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। ऐसे ही हमें लोगों को बताना है कि आज संघीय ढांचे के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर और हमारे देश के ऊपर अलग अलग तरीके से अटैक करने की कोशिश है। किसान को नहीं छोड़ा, कर्मचारी को नहीं छोड़ा, नौजवानों को नहीं छोड़ा, हमारे पहलवानों के ऊपर अटैक किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज दुखी ना हो इस सरकार से। तो साथियों, पूरी ताकत से लगी है, क्योंकि और जगह कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। आपने देखा महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है कि पहले शिवसेना तोड़ी, अब एनसीपी तोड़ी, और इस मंच से भविष्यवाणी हमारी भी है कि कांग्रेस भी नहीं बचती भाई, वहां भी उसको तोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो यहां भी तोड़ लेंगे। लेकिन आम आदमी को नहीं तोड़ सकते। आम आदमी को किस लिए नहीं तोड़ सकते कि आम आदमी के साथ जनता का आशीर्वाद है। और जनता का आशीर्वाद कैसे है? 70 में से 67 सीटें, 117 में से 92 सीटें। अगर जनता का आशीर्वाद कम मिले तो ये हमें भी तोड़ दे साथियों। इसलिए हमें प्रयास वैसे करने हैं कि भविष्य में 90 में से 90 की 90 सीटें जीते। तोड़ो भाई, किसको तोड़ोगे? जब एक तरफ का मामला होगा तो किसको तोड़ेंगे? तो सभी साथियों को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी जो अग्रणी संगठनों के हमारे यहां पर अध्यक्ष बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे भी यह गुजारिश करूंगा कि देखिए, चुनाव तो जब लड़ने की बारी आएगी वो समय जो है अभी बहुत दूर है। 1 साल लोकसभा का है और करीबन 1.25 साल विधानसभा का है। हम ये ना सोचे कि भाई जो जिम्मेदारी मिली है वो केवल मेरे को मजबूत करने के लिए मिली है। व्यक्तिगत तौर पे अगर हम सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े बड़े पद लेने का कोई फायदा नहीं। मैं हमारे साथियों की तरफ देख रहा हूं, जाऊं उसी से ये पॉइंट याद आया है कि आप सारे में घूमिए और मजबूती से संगठन बनाइए, सबका सहयोग लीजिए। बाकी पूरी टीम मजबूत वो फील्ड में तैयार है। मैं हमारे आदर्श पाल जी भी सामने बैठे हैं, उनको भी बधाई दूंगा कि बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, अच्छे उन्होंने चुनाव भी लड़े, वोट भी लिए और अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम करवाया और खूब ट्रैक्टरों के साथ। ऐसा था जैसे कोई पूरा मामला जैसे सरकार का हो, सरकारी उसमें जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियां चलती हैं, जैसे मामला होता है उसी तरीके से बड़ी रैली। जैसे 9 साल की सरकार उपलब्धियों के ऊपर रैली कर रही है, वैसे इन्होंने जो है उनकी विफलता के ऊपर उसी तरीके से करके दिखाया। ऐसे ही सारे साथी अपने अपने जिलों में करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्योंकि डांडा जी थोड़े लंबे बोले, पिछली बार ये थोड़े कम बोले थे तो हमें टाइम मिल गया था और सब लोग जैसा कहा कि भाई संदीप जी को सुनना चाहते हैं, संदीप जी को लगातार हम देख भी रहे हैं और आने वाले समय में जो लक्ष्य है हरियाणा के अंदर कि 250 हमारे ऑफिस बियरर बने, 2.5 लाख, माफी चाहूंगा, 2.5 लाख ऑफिस बियरर। और ये 2.5 लाख कहना वैसे ही लगता है, जब 2.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं ना। पानीपत की लड़ाई में 10,000 लोग आए थे अफगान सेना में और उन्होंने इस देश को जीत लिया था। तो आप समझ सकते हो कि 10,000 लोग जब एक देश को वो कर सकते हैं, 2.5 लाख तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो 2.5 लाख पदाधिकारियों के साथ आने वाले समय में जब अरविंद जी शपथ ग्रहण करेंगे तो आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्म देखते हैं, रामायण महाभारत देखते हैं, सामने से दोनों की सेना होती है। तो जो मजबूत सेना होती है, कमजोर और कायर तो उसको देख के वैसे ही भाग जाता है। भाग जाता है, नहीं भाग जाता भाई। अब आप यहां पर आज 1,000-1,500 लोग बैठे हैं, आप ही मैदान में निकल जाओ तो आगे जो है आधे लोग कहेंगे भाई आम आदमी वाले आगे मामला जो है साइड में हट लो, अच्छाई के लिए, वैसे नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अभी यहां पर जो अनुराग जी ने वो किस्सा सुनाया शुरुआत में ही,
मेरे तो जुबान का टेस्ट खराब हो जाता नाम लेने से, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। इन्होंने तो नाम ले दिया था। और मेरा नहीं, हरियाणा से जो प्यार करते हैं, जो हरियाणा को एक रखना चाहते हैं, जो हरियाणा को आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों से सबका टेस्ट खराब हो जाता है जुबान का। मेरा नहीं, हजारों लाखों लोगों का। तो इसलिए साथियों, और मैं कह रहा था गुप्ता जी को, मैंने कहा ये इन्होंने ये कर दिया, मैं इसको समाप्त, मैं इसका जवाब मैं दूंगा। ये कह रहे थे ना कि भाई बाल खड़े हो जाते हैं, ये तो उल्टा है। अगर वो कुर्सी पे बैठा होता ना, जो इसमें जो बाल खड़े कर रहा था, और उस तरह दूसरे के में होता और आम आदमी का जिक्र हो जाता, अनुराग जी, अगर सिचुएशन उल्टी होती, उस तरह दूसरे के हाथ में होता, तो उसका दूसरी बार में मर्डर हो जाता, ये मेरी गारंटी है। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई अशोक तंवर जी का। अशोक जी ने युवाओं की बात करी और पार्टी ने वो मुद्दा भी उठा के रखा है। कई बार ना जाने कहां पे क्या बात सुनने को मिल जाती है। मैं एक गांव में गई थी और वहां पर मुझे एक बुजुर्ग ने ये बात कही, जब हमने ये बात की चर्चा करी कि युवा कितने महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने एक लाइन बोली। उन्होंने कहा, जी देखो, जहां जवानी चलती है वहां जमाना चलता है। तो ये युवा हमारी जब दिशा कर सकते हैं और आज वो खुद दिशा विहीन हो जाएं तो बहुत दुख की बात है। हमारे युवा जुझारू युवा स्टेट के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जी बैठे हैं, तो आपका बहुत बड़ी आपके ऊपर भी जिम्मेवारी है। आपने जिस सेना का आपने सेनापति हो, जिसको आपने दिशा में बांधना है। तो मैं अब आगे आमंत्रित करती हूँ हमारे बहुत ही जुझारू और फिर भी बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र, बहुत ही सौम्य हमारे नेता और सबको जोड़ने वाले, सबको साथ ले जाने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का, कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। धन्यवाद चित्रा जी। मंच पर आज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी, आम आदमी पार्टी के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी निर्मल सिंह जी, हरियाणा आम आदमी पार्टी के कंबाइन कमेटी के इंचार्ज अशोक तंवर जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जी, मंच के सामने बैठे हुए हमारे राज्य स्तर के, लोकसभा, जिला, ब्लॉक लेवल तक के सभी मेन और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारीगण, आज जो शपथ लेने के लिए विशेष तौर पर यहां पर आए हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर तेजी से इस व्यवस्था परिवर्तन करने की लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रकार से बिजली फ्री, पानी फ्री, अच्छी शिक्षा फ्री, अच्छी चिकित्सा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देने का जादू अरविंद केजरीवाल जी को आता है, इसी प्रकार सबसे बेहतर संगठन बनाने का जादू संदीप पाठक जी को आता है। संदीप पाठक जी हरियाणा में जो संगठन का निर्माण कर रहे हैं, इस संगठन की ताकत को देखकर आज कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी हर रोज सपने में भी अरविंद केजरीवाल को याद करती है और सवेरे टेलीविजन में बोलते हैं कि इनका हरियाणा में कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार होती थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में भी यही कहते थे कि कांग्रेस वाले के इनका दिल्ली में कुछ नहीं है। पिछली 2 बारी से उनका खाता नहीं खुला, उनके एक भी विधायक नहीं आया। यही बात पंजाब के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी। दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक रह गए, हमने इनको 3 व्हीलर पार्टी बना दिया। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक रह गए, इनको साइकिल पार्टी बना दिया। हरियाणा में इनका साइकिल भी छीनेंगे, इनको इस बात का पता है कि इनका कुछ नहीं रहने वाला। ये कहते हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख है, वो केवल पन्नों में है। अब हरियाणा में जब अरविंद केजरीवाल की आंधी चल रही है ना, सारे पन्ने हवा में उड़ जाएंगे, जमीन पे उसका कुछ रहने वाला नहीं। कांग्रेस दो 2014 से हर महीने कहते हैं हम संगठन बना रहे हैं। 9 साल हो गए आज तक ये संगठन नहीं बना पाए। इनके सारे प्रदेश के पदाधिकारी आपस में लड़ते हैं। एक व्यक्ति आज बयान देता है, दूसरा कहता है हाईकमान से तो पूछा नहीं है, बयान का मतलब नहीं है, व्यक्तिगत बयान है। तीसरा व्यक्ति डिक्लेयर कर देता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बाकी और कोई नहीं है। तो जो पार्टी अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को नहीं संभाल सकती, वो प्रदेश को कैसे संभालेगी? ये बहुत गंभीर विषय है। आम आदमी पार्टी का हर रोज ये जब नाम लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, मैं इनको कहना चाहता हूं, इनका एक स्वास्थ्य मंत्री अंबाला से है जो गृह मंत्रालय के बीच आज उनके पास है, जो अपने आप को गब्बर सिंह कहते हैं, बड़े ठोक ठोक के बयान दिया करते कि जीजा साले का हिसाब लेंगे, हरियाणा के पैसे को वापस लेंगे। नशा का कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया, अवैध हथियारों का कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया, बिना खर्चे पर्ची के नौकरियां देते नहीं है, व्यापारियों से फिरौती मांगने का कारोबार इन्होंने शुरू करा दिया, मजदूर को मजदूरी मिलती नहीं है, किसान 750 से ऊपर शहादत देंगे, आज तक शोक प्रस्ताव ये पारित कर नहीं पाए। हर वर्ग में असंतोष है। 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा है। जिस प्रकार भगवंत मान पंजाब में इनके पुराने एक एक पैसे का हिसाब ले रहा है, वो दिन दूर नहीं, 2024 में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और इनके एक एक पैसे का हिसाब लेंगे हम। जो हरियाणा को लूट लूट के हरियाणा की सारी संस्थाओं को खराब कर दिया है, एक ईमानदार सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है और वो हर चीज का हिसाब लेगी कि अब तक हरियाणा की इस दुर्दशा करने के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन से शुरू हुआ और जिसको खाद और पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करके हरियाणा की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करेंगे, एक खुशहाल हरियाणा बनाएंगे। इस बात को लेके मैं आज आप सब जो शपथ लेने के लिए यहां पर आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये केवल पद नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हरियाणा के बच्चों को भविष्य, सुनहरा भविष्य देने की जिम्मेदारी है। ये हरियाणा के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल बनाने की जिम्मेदारी है। यह हरियाणा को, किसान को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी है। यह हरियाणा के मजदूर को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। ये जिम्मेदारी हरियाणा की महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की है। ये जिम्मेदारी हरियाणा के व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण दिलाने की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर खूबसूरती से निभाएंगे। आज शपथ संदीप जी इस बात की आपको दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने कार्यक्रम के, मैं कहूंगी, सबसे मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं, जहां पे हमारे राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री संदीप पाठक जी हमें एड्रेस करेंगे। संदीप जी राष्ट्रीय कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। उनके शब्द थे जो हमारे स्कूल में टीचर बड़ा बोला करते थे। तो वो कहते थे, हम कौन थे, क्या हो गए,
और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो हम भी बदल रहे हैं और आपकी कलम और आपके दिशा निर्देश पे हम कुछ लोग थे, बहुत सी कई बार अलग पार्टियों से आए, फिर हम कार्यकर्ता थे, फिर हम पदाधिकारी बने हैं और अभी क्या बनेंगे वो आप बताओगे, मैं वो शब्द अभी नहीं लूंगी यहाँ पे। पर मैं कहूंगी कि जब हम इस ऊर्जा के साथ काम करते हैं, तो मैथिली शरण जी ने जहाँ कहा कि समस्याएं सभी, तो मैं कहूंगी आओ विचारें आज मिलकर ये हम जितने कहते हैं ना पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं सभी, तो हमारे लिए बहुत कुछ मुमकिन है। और वो क्या क्या होगा वो संदीप पाठक जी बुलाएंगे। आप सब ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए हमारे राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी। किसी भी शुभ कार्य से पहले हमें अपने इष्ट देव का, भारत माता का आह्वान करना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से भारत माता का आह्वान करेंगे और कहेंगे कि हे माता, हमें शक्ति देना कि हम सच्चे रास्ते पर चल सकें और सच्ची रास्ते पर चलकर इस देश के लिए कुछ कर सकें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ताकत से। भारत माता की वंदे इंकलाब। मंच पर बैठे हुए हरियाणा के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री निर्मल सिंह जी, चुनाव प्रचार के हमारे प्रभारी श्री अशोक तंवर जी, हमारे युवा नेता श्री अनुराग ढांडा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए आप सब नवनियुक्त पदाधिकारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर हृदय से प्रणाम करता हूं। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबको पद मिला है, आप सब इस परिवार के, इस पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आप सब बड़ी दूर से, दूर दूर से आम आदमी पार्टी में जुड़े। आपका राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, आपको कोई मतलब नहीं था राजनीति से। राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उसके बाद भी आप राजनीति में आकर जुड़े हैं, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि संभव है कि आप में से बहुतों के पास संसाधन नहीं होंगे, संभव है कि आपके पास कम संसाधन होंगे, संभव है कि आपके पास सिर्फ एक छोटी सी गाड़ी होगी, दिन रात आप मेहनत करते होंगे घर चलाने के लिए। कम संसाधन होने के बावजूद भी आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जब आप घर से निकले होंगे, आपसे पूछे होंगे कि कहां जा रहे हो, आपने कहा होगा कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग है, आज पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है। तो घर वाले बोले होंगे कि अगर पार्टी में जाना ही है, राजनीति करनी है, तो ये बड़ी बड़ी पार्टियों में क्यों नहीं जाते, छोटी सी पार्टी में क्यों जा रहे हो। ये जानते हुए भी कि ये छोटी पार्टी है, संघर्ष से भरा हुआ आपका जीवन है, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, इसलिए भी मैं आपको दो तरह की पार्टी है आज पूरे देश में, एक भाजपा कांग्रेस है और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। भाजपा कांग्रेस में आज अगर आप जाओगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है, आराम वाली जिंदगी। आम आदमी पार्टी को आप चुनोगे तो आपका जीवन संघर्ष से भरा रहेगा, कांटों से भरा रहेगा, ये जानते हुए कि पग पग में कांटे हैं, बाधाएं हैं,
आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, पद लिया, इसके लिए मैं आपको खूब बधाई देता हूं। यह आसान काम नहीं है। आप एक बार सोच के देखो, कई लोगों को तो यह समझ ही नहीं आएगा कि यार आप लोग सब कुछ अपना करियर छोड़कर अपना सब कुछ, हमारे कई सारे साथी अलग अलग पार्टी से आए, हम सब अलग अलग पार्टी से इकट्ठे हुए देश बचाने के लिए। एक बार मन में तो यह आता है कि हम क्यों जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन फिर मन में आता है कि इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है जो देश को बचा सकती है और जनता के बारे में सोचती है, वो आम आदमी पार्टी है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में जा रहा हूं। आज हमारा परफेक्ट फैमिली पिक्चर है। पिछली बार से परिवार और आगे बढ़ गया है। इसके बाद 2 कदम और बाकी है। अगला कदम सर्कल इंचार्ज बनाए जाएंगे और उसके बाद 1 कदम और लेंगे। सिर्फ 2 कदम, 1 कदम सर्कल इंचार्ज और अगला कदम विलेज कमेटी, गांव की कमेटी, वार्ड की कमेटी। जैसे ही हम गांव की कमेटी हमारी पूरी होगी, हमारा परिवार, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का परिवार पूरा हो जाएगा और ये काम हम अगले 1 महीने में खत्म कर लेंगे। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं आज, मीडिया वाले भी साथी हैं, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे खट्टर जी हो, चाहे और भी जो भी पार्टी वाले हों, सबको मैं न्योता देना चाहता हूं कि आ जाओ, अपने अपने संगठन में किस में कितना ताकत है एक बारी बात कर लेते हैं। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि भाजपा कहती है इनके पन्ना प्रधान है, पन्ना, इनके प्रधान सिर्फ पन्ने में है, पन्ना से बाहर नहीं है। ये गुजरात में भी ऐसी कहते थे। जब हम शुरू में गए तो मीडिया वाले कहते थे कि यार क्यों आ गए यार, यहां पत्थर से पानी निकालने। इनके तो मैं पूछा भाई क्या हो गया, देश है, चुनाव लड़ रहे हैं, बोले इनके पन्ना प्रधान है। फिर 2-3 महीने के बाद जब मैं काम करता गया, मैंने सोचा यार एक बार इनके पन्ना प्रधानों से मिलना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, ईश्वर साक्षी है, मैं सच कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषण या लाइन नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं चाहता था इनसे देखूं, इनसे सीखूं। मैंने सोचा कि यार इनके जैसा मैं भी बनाऊंगा। क्या दिक्कत है अच्छी बात सीखने में। हमने इनके पन्ना प्रधान खोजने शुरू किए। भाई चलो खोजते हैं। 1 गांव खोजा, 2 गांव खोजा, 3 गांव, गांव के बाद गांव, कहीं कोई पन्ना प्रधान नहीं। बड़े टेंशन में आ गए। मैंने एक इंचार्ज बनाया। आपको खुलेआम मैं कह रहा हूं, भाजपा वाले भी अगर सुनते हैं तो सुनो, इनके पन्ना प्रधानों को हमारी पार्टी में जोड़ने के लिए मैंने एक कमेटी बनाई थी। मैंने सोचा कि यार इनके पन्ना प्रधान को ही जोड़ लेते हैं। हमारी कमेटी बेचारे बहुत सारे पंजाब के थे, खूब मेहनत किए, पसीने बहाते थे, सर खोज खोज के थक गए, इनके पन्ना प्रधान ही नहीं मिल रहे, जोड़े किसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पन्ना प्रधान वाला फर्जी ज्ञान आप कांग्रेस पार्टी को दो, ये आम आदमी पार्टी है। इस पे होता क्या है कि जैसे ही भाजपा कहती है कि हमारे पन्ना प्रधान है, हमारे फलाना है, हमारे ढिकमा है, कांग्रेस उतने में ही बेहोश हो जाती है और मैदान छोड़ देती है। आप सोचोगे कि आप सबको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई। साधारण से लोग हो, राजनीति से लेना देना नहीं था, क्यों आना पड़ गया राजनीति में। क्या जरूरत है राजनीति में आने का। मेरा उदाहरण आप लो, मेरा दूर दराज तक राजनीति से कोई लेना देना था ही नहीं। पर जब चारों तरफ आप देखते हो अपने देश में, तो बड़ा दुख होता है मन में कि अरे क्या देश बना हुआ है। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में आप देख लो, हुड्डा साहब थे इतने साल तक, अभी फिर बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, इतने साल तक थे। भाई आपने जितना करना था आप कर लिया, अब थोड़े दिन आराम से बैठो, तो आराम से घर बैठो, अभी हम हैं, टेंशन मत लो। आप जाके देखो,
हरियाणा का 1 इंच जमीन हुड्डा साहब ने और इनकी सरकार ने नहीं छोड़ा, जहां पाए वहां कब्जा। गलत कह रहा हूं मैं? चारों तरफ कब्जा, जमीन की जो दलाली हुई। हम कहते हैं कि धरती हमारी मां होती है। जो लोग जमीन की दलाली करते हैं वो अपनी माता की दलाली करते हैं। कितनी गंदी बात। आप खट्टर साहब का उदाहरण लो। खट्टर साहब से एक परीक्षा तो पूरा करवाया नहीं जाता है। ये देश क्या चलाएंगे, हरियाणा क्या चलाएंगे ये? इनसे एक परीक्षा ढंग से नहीं होता है। पेपर लीक हो जाती है। भाई पेपर लीक होता है क्या कभी? पेपर लीक होता है? पेपर लीक नहीं होता है। पेपर को ये बेच देते हैं। जो आदमी अपने बच्चों के भविष्य को बेचता है उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है। कोई बच्चों के भविष्य को बेचता है क्या? मुझे याद है, मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। परीक्षा की तैयारी करना सर इतना कठिन होता है। छोटे से गांव से हम निकलते हैं, क्योंकि गांव में तो कोचिंग नहीं होती है, शहर जाना पड़ता है। शहर में आपको कमरे किराए पे लेने पड़ते हैं। बच्चों को किराए पे कमरा लेते हैं। वो बच्चा 3-3, 4-4, 5-5 लोग जमीन पे दरी बिछा के सोते हैं। मैंने खुद जिया है ये जिंदगी। खाने का पैसा बचा बचा के कि यार किताब ले लूंगा, दिवाली के गिफ्ट के पैसे बचा के मैंने भी किए। मैंने देखे हैं किसान के बच्चे को तैयारी करते हैं साल भर, फिर परीक्षा आता है। परीक्षा के फॉर्म के पैसे तक उधारी ले लेकर बच्चे जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देकर आते हैं, बड़ी उम्मीद रखते हैं, और फिर क्या होता है? फिर खट्टर साहब उस परीक्षा को बेच देते हैं। पाप है ये, पाप। गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत तो नहीं कह रहा? पाप है ये। भाई राजनीति करो, पर बच्चों के भविष्य के साथ। जेजेपी है एक पार्टी, इनके नेता को इतने कम उम्र में हरियाणा ने क्या बनाया? सांसद बनाया। इतनी छोटी सी उम्र में सांसद बना दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि यार ये दोनों ने तो बर्बाद कर दिया, ये आदमी ढंग का लग रहा है, इसको दे देते एक मौका। उसको सांसद बनाया। इन पुराने वालों से ज्यादा एडवांस वर्जन निकला ये। जितनी जनता ने इसको दिए थे, जितनी सीट दिए थे, सबको उनकी गोद पे बैठा के आ गया। धिक्कार है तुम्हारे जैसे नए जमाने के नेता को, धिक्कार है। तुम बदलोगे देश, ये बदलेंगे देश? आपको लगता है ये देश बदलेंगे? एक ही चीज, इनको एक चीज से मतलब है, कैसे सत्ता हथियाया जाए। चाहे ऐसे हथिया लो, चाहे वैसे हथिया लो। अरे यार मान लो आपने सत्ता हथिया लिया, सत्ता हथियाने के बाद तो काम कर दो भाई साहब। सत्ता हथिया लिए, अब तो काम कर दो। मन में फिर वो एक गाना आया है नया, भोले बाबा दे दे नोट, छापड़ दे मशीन। भगवान के पास जाते हैं तो ये कहते हैं, हे भगवान इस देश को सुखी रखो, हे भगवान इस देश में सबको नौकरी लगाओ, स्वस्थ रखो। ये सपने में भी भोले बाबा के पास भी कह रहे हैं कि नोट छापने की मशीन दे दो, ले लो भैया छापो। ये हालत है इनकी। दुख होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये? इसका एक ही उत्तर हो सकता है। वो रामचरितमानस में एक लिखा हुआ है कि भय बिन होत न प्रीत। भय के बिना फिर प्यार नहीं होता है। इनको भय ही नहीं है, इनका डर खत्म हो गया है।
इनको लगता है कि कोई इनको हरा नहीं सकता है। इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। क्यों इनको कॉन्फिडेंस आ गया है? अथाह संपत्ति इनके पास, सारे गुंडा मवाली इनके पास, ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकमा, सारा कुछ इनके पास। और आम आदमी के पास? आम आदमी 2 जून की रोटी कमा रहा है, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा रहा है, वो अपने घर परिवार की समस्याओं में ही दबा हुआ है। उसको मालूम है कि ये तो अपने घर परिवार के समस्याओं में दबा हुआ है, सारी ताकत तो हमारे पास है, बीजेपी आई तो सेटिंग कर लेंगे, कांग्रेस को कुछ नुकसान नहीं है, कांग्रेस आई तो बीजेपी की सेटिंग होती है, दूसरी पार्टी को अगर जनता मौका देती है तो वो अपना बेच देते। इनको कॉन्फिडेंस है कि हमको मैं आज ये आपके सामने से ऐलान कर रहा हूं, इनका कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी तोड़ेगी इस बार। ये कहते हैं हमारे पास पैसा है, हमारे पास गुंडे मवाली है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास ईडी है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास केजरीवाल है, हमारे पास तुम सबका काल है। इनको मालूम नहीं है कि केजरीवाल किस मिट्टी का बना है। इनको मालूम नहीं है कि केजरीवाल किस मिट्टी का बना है। अभी आप देखोगे, इनको शुरू में यह लगा कि यार पंजाब में यह आदमी जीत गया, अब इसको पंजाब में, पहले तो इन्हें लगा कि दिल्ली में ही रोक लो, सारे षड्यंत्र किए कि पंजाब ना जीते, पंजाब में जीत गए। पंजाब जीतने के बाद इनको यह लगा कि यार सारे षड्यंत्र करो, ये बाहर ना जा सके। गुजरात गए, गुजरात में इनके पसीने छूट गए। बीजेपी इस बार अभी से मेहनत शुरू कर दी है, उनको पता है कि केजरीवाल कभी भी आ जाएगा। गुजरात के बाद इनको यह तय हो गया कि यार इस आदमी को ईमानदारी से चुनाव लड़के हराना मुश्किल है। इनको यह अब पता चल गया। अब ये ज्यादा अपना भेजा चुनाव लड़के, ईमानदारी से चुनाव लड़के जीतने में खराब नहीं करना चाहते। तब इन्होंने फिर षड्यंत्र रचा, बोला कि इनका स्कूल बनाने वाला मंत्री कौन है, उसको गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो मनीष सिसोदिया को। फिर बोले इनका अस्पताल कौन बनाता है, बोले जी एक सत्येंद्र जैन है, बोले गिरफ्तार कर लो उसको। अब इनको लगा कि हो सकता है कि पार्टी अब टूट जाए, लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी और बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, सब तरफ आम आदमी पार्टी का विस्तार बढ़ने लगा। आपने देखा है किस तरीके का जन समर्थन और जन सैलाब है चारों तरफ। फिर इनको लगा कि केजरीवाल को ही गिरफ्तार किया जाए। अब इनकी कोशिश है कि केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। वो था ना, महाभारत की भूमि है ये, अभिमन्यु को कैसे इन्होंने घेर के मारा था। ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल को घेरा जाए और घेर के मारा जाए। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि केजरीवाल अर्जुन है, अर्जुन। महाभारत से पहले भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को समझाने, ये सोच के कि हो सकता है भाई तू समझ जाएगा, एक बार ही समझा के आता हूं। कृष्ण भगवान बोले पांडवों को कि यार बिना फोकट के क्यों लड़ाई करें, एक बार ट्राई मार लेता हूं। तो भगवान कृष्ण को बड़ी उम्मीद थी, वो समझाने गए दुर्योधन को। तो दुर्योधन को तो अहंकार था कि मेरे को कोई चुनाव में हरा ही नहीं सकता, मेरे पास तो इतने बड़े बड़े महारथी है, मेरे पास अपार संपत्ति है, तुम्हारे पास क्या है, मैं क्यों पांडवों को कुछ दूं, मैं तो महान बलवान हूं। अहंकार था दुर्योधन को। वो उस सभा में भगवान कृष्ण को ही अपने राजदूतों को कहते हैं कि कृष्ण को बांध लो, बंदी बना लो, इसको गिरफ्तार कर लो।
रामधारी दिनकर जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, क्या तू मुझे बांध सकता है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम जितने ऐसे षड्यंत्र करोगे, पार्टी दिन दूनी रात चौगनी और बढ़ेगी। बड़े दुख की बात है, लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का। हमने तोड़ा है दिल्ली में इनके कॉन्फिडेंस को, बार बार इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, पंजाब में तोड़ा है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से काम भगवंत मान साहब हमारे कर रहे हैं, 20-25 साल इनको आराम करना चाहिए, 20-25 साल अपने पुराने किए पापों को धोना चाहिए। इनको समय आ गया अब सत्ता से हटाने का। प्रश्न यह है कि कैसे हटाया जाए, कैसे हटाया जाए। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि कैसे हटाएंगे इनको, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, क्या करें तो बनेगी, क्या नहीं करें तो बनेगी। कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा, आप में से बहुतों को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा। मैं आज आप सबको कहना चाह रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर डाल लो, क्योंकि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो बाकी जनता को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। आप एक चीज ध्यान रखना, इस सृष्टि में अद्भुत ताकत है, देख रहे हैं ऊपर से कोई। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपनी भलाई के लिए नहीं कर रहे हो, आप देश के लिए कर रहे हो। जब आप देश के लिए, सच्चाई के लिए, धर्म के लिए काम करते हो तो ऊपर वाला खुद आपके लिए प्लानिंग करता है। आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला बैठे बैठे प्लानिंग कर रहा है। आज आप जो यहां बैठे हो, हम जो बात कर रहे हैं, ये उसके प्लानिंग का हिस्सा है। आपको लग रहा होगा घर से उठ के आप ऐसे ही आ गए ना, भगवान ने आपको घर से उठा के यहां पर लाया है। ऐसे ही कुछ नहीं होता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। साधुओं की रक्षा के लिए, यानी कि अच्छे व्यक्तियों की रक्षा के लिए, दुर्जनों के विनाश के लिए ईश्वर अपनी प्लानिंग करते रहता है। तो आपके कैंपेन की प्लानिंग, कैंपेन की डिजाइन, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाला आपका कैंपेन डिजाइन करेगा, ऊपर वाला बताएगा कि क्या करना है हमको। गलत तो नहीं कह रहा मैं? लेकिन ये एक बात और है कि भाई अगर सारा काम ऊपर वाला करेगा तो फिर गुप्ता जी, आप लोग, अगर ऊपर वाला तो कर ही रहा है, सर आप बोल रहे हैं, हम बैठ जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने इसका एक उत्तर दिया है, बहुत अच्छी लाइन है, आपको पता होगा। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मतलब सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कुछ तो मतलब है। गुप्ता जी कह रहे काम तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को भी लगता है कि काम करना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा।
अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा, बाकी ऊपर वाला करेगा। लेकिन अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी बोलेगा कि यार जब तुमको खुद को टेंशन नहीं है। हमें कर्म करना पड़ेगा। 3-4 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहां से आगे जाओगे, सरकार बनाने के 2-3 फॉर्मूले, और मैं सबको बता रहा हूं वो फॉर्मूला। पहला, मेहनत, खूब मेहनत करनी होगी, 24 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है, धोखे में कुछ नहीं होता है। अगर सोचोगे कि धोखे में हो जाएगा तो धोखे में कुछ नहीं होता। 24 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। आज आप पद ले रहे हो, पद लेकर यह मत सोचना कि पद मिल गया मुझे आराम है। आपको पद मिला है, आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। अब तैयार हो मेहनत करने? सारे लोग मेहनत करना पड़ेगा। सरकार बनाने के लिए मेहनत करने तैयार हो? मुझे तो समझ नहीं लग रहा है। मेहनत करने तैयार हो? मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है साहस और अपने ऊपर भरोसा। ऐसे लुंजू पुंजू होके हाँ जी देखते हैं जी, पता नहीं कितनी सीटें आएंगी, इतनी आ जाएगी तो चल जाएगी इस बार, फिर अगली बार सरकार बना लेंगे। जिसको भी 5 सीट और 10 सीट पे सेटल करना है भाई साहब, वो अपना घर बैठे। मुझे पूरे का पूरा सरकार बनाना है। जिसको भी ये लगता है कि इस बार इतना कर लेते हैं, उस बार कर ना, हमें हड़बड़ी है, हम लोग जल्दी में हैं, इतना टाइम नहीं है। दूसरे राज्य में भी तो जाना है। तो 5-10 सीट में सेटल होना है क्या? 5-10 सीट में सेटल होना है क्या? अगर 5-10 सीट वाला माइंडसेट आपके दिमाग पे रह गया तो भाई साहब घर बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। जिसके अंदर से कॉन्फिडेंस है कि सरकार से नीचे कुछ सेटल ही नहीं होना है। कोई सेटल होना चाहता है क्या सरकार के नीचे? किसी को सेटल होना है क्या सरकार के नीचे? लुंजू पुंजू से काम नहीं चलेगा। वहां 4 आदमी खड़े हैं, एक आ गए कांग्रेस के, एक भाजपा के, वो तो बड़े तामझाम में ऐसे चलते हैं और आप बड़े शरीफ से हां जी देखेंगे नहीं। शेर चाहिए मुझे, शेर। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जंगल का राजा तो शेर ही होता है। मुझे मार दिया मम्मी, हम वहां गए थे, मम्मी वो मेरे को मार दिया, मेरा पेन चोरी कर लिया। ऐसे में सरकार बन जाएगी? बन जाएगी सरकार? कॉलर पकड़ के खींच के लाना है, बता अगर गलत किया है तो। जो डर गया, डरने का डराने का है। अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा। आपकी चाल ढाल ऐसी होनी चाहिए कि जो सरकार बनाने वाले होते हैं। ये क्या ऐसे हाँ देखते हैं बनाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, आप हरियाणा के आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हो। आप निस्वार्थ कर रहे हो। एक साथ इतने सारे लोग जो सर्वस्व न्योछावर करने आए हैं, एक साथ मिलते नहीं है एक फोटोग्राफ में। आप सारे वो लोग हो जो सब कुछ त्यागने आए हो।
बच्चों की भविष्य बनाने आए हो। आपको कुछ नहीं चाहिए। आप में से कितने हैं जिसको ना एमएलए बनने से मतलब है, जिन इनको मंत्री बनने से मतलब है, कोई चीज से मतलब नहीं है, फिर भी यहां पे आपने सब कुछ झोंक दिया है। क्यों? तो जब इतनी सच्चाई है अंदर में, तो साहस भी वैसे ही होना चाहिए कि कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। अपने गांव में अब आज जाओगे, जैसे ही एंट्री मारोगे, लोगों को बोलना चाहिए कि भाई साहब शेर आया। अभी तक गांव में क्या होता है? गांव में क्या होता है? ये बड़ा वाला घर किसका है? ये हुड्डा साहब के पहचान वाले किसी पुराने सरपंच का है। ये घर किसका है? ये भाजपा के बड़े नेता, हमारे वाले बस बताते रहते ये बहुत बड़ा नेता है, ये बड़ा नेता। अरे काहे का बड़ा नेता? काहे का बड़ा नेता? गांव में राजनीति करना शुरू करो। गांव में राजनीति करना शुरू करो। जब जब जो पार्टी गांव में राजनीति शुरू करती है, सरकार वही बनाती है। हमें लोकसभा ऐसे नहीं लड़ना है, हमें विधानसभा ऐसे नहीं लड़ना है, मुझे पंचायत इलेक्शन लड़ना है। अपने अपने गांव का पंचायत इलेक्शन जीतो, विधानसभा लोकसभा ऐसे ही आपके पैर पे आके गिरेगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप क्या कहते हो? गांव में छोड़ देते हैं, बाहर करेंगे राजनीति, यही कहते हो ना? गांव में छोड़ देते हैं, बाहर करेंगे। क्यों बाहर करेंगे? क्यों बाहर करेंगे राजनीति? इसी गांव में करेंगे, यही बनाएंगे, धड़ा बनाएंगे। अपनी धड़ा बनाओ, आम आदमी पार्टी का बनाओ धड़ा गांव में। जब तुम अपनी धड़ा नहीं बनाओगे, आम जनता कैसे आएगी तुम्हारे पास? क्यों आएगी तुम्हारे पास? ऐसे खड़े रहोगे, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, ऐसे तुम्हारे पास कोई समस्या लेकर नहीं आएगा। वो बड़े हुड्डा साहब के जान पहचान वाले पुराने सरपंच के पास जाएगा, उनको लगेगा ये पावरफुल है। गांव के अंदर धड़े बनाओ, खुलेआम कह रहा हूं। गांव के अंदर क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? राजनीति कहां करनी है? राजनीति कहां करनी है? जिला विला वाले राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जब मैं पंजाब गया, आपको इंटरेस्टिंग है, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। जब पंजाब हम शुरू गए, तो जिस गांव में मैं जाता था, पूछता था कि भाई साहब आम आदमी पार्टी का क्या सीन है यहां पे? तो बोलते थे यार दूसरे गांव में होगा, इस गांव में कुछ नहीं है। मैं बोला क्यों? आपके वाले ना बड़े सीधे सीधे लोग हैं, यहां दो चार लोग रहते तो हैं, वो घर के पीछे में वहां पे एक रहते हैं, एक इधर रहते हैं। आपके लोग बड़े सीधे लोग हैं, इस गांव में कुछ नहीं है। और अकालियों के? बोले ये देखो सर, बड़ा घर। दूसरे गांव में मैं जाता था, वहां पूछता था कि भाई इस गांव में क्या सीन है आम आदमी पार्टी का? तो बोलते थे जी दूसरे जगह होगा आपका, इस गांव में तो यहां पे कौन है? बोले ये देखो कांग्रेस वाले का। उस दिन से मैंने तय कर लिया था, गांव के अंदर राजनीति करनी है, और जितने पुराने थके हुए थकेले लीडर हैं, नाम के बड़े बड़े हैं, उनको उनकी राजनीति गांव में ही खत्म कर देनी। राजनीति को गांव से बाहर निकलने मत दो उनकी, गांव के गांव में ही राजनीति खत्म कर दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आज से करोगे? आज से करोगे? क्या करेंगे? कहां राजनीति करेंगे? कहां राजनीति करेंगे? गांव में। आप गांव जीत के दे दो, हरियाणा में प्लेट में सजा के आम आदमी को दे दो। टेंशन नहीं लेने का। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, कुर्बान होने आए। शेर ऐसे नहीं बनती है, ऐसे नहीं बनती है सरकार।
बड़े सभा कर लो, बड़ी पार्टी कर लो, रोड शो कर लो, फलाना कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारी चीजें करेंगे। चुनाव जीतने का पहला मंत्र कब्जा करो। दूसरी चीज, साहस। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा। होने दो उनको सैकड़ों होने दो। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके 100 पे भारी है। लेकिन एक चीज आएगी गुप्ता जी आप लोगों को, कि पैसे नहीं है हमारे पास। ये आएगा, आपके मन में आएगा कि भाई उनके पास अथाह संपत्ति है। भाई देश को 24 घंटे लूट रहे हैं, संपत्ति तो रहेगी। हमारे पास नहीं है, हमारे पास। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। संपत्ति से कोई चुनाव जीतता है क्या? पंजाब में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी जीत गए। दिल्ली में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी जीत गए। गुजरात में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी 6 सेंध लगा दिए। मन में कई बार आपके मन में प्रश्न आएगा कि यार इनके पास तो अथाह संपत्ति है, कैसे लड़ेंगे? लड़ने के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं होती है, जुनून की जरूरत होती है, जुनून की। आपको मैं एक चीज और बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। रामायण में जब भगवान राम और रावण की युद्ध का पहला दिन रहता है, तो विभीषण तो भगवान राम की तरफ थे। तो जब रावण आए अपने विशाल रथ पे ऐसे बैठ के, बड़े बड़े हथियार रखे हुए थे, ऐसे विशाल रथ था उनका ऐसे, और दूसरी तरफ भगवान राम आए, आधे शरीर कपड़े से ढका था, खड़ाऊ पहने थे, मुकुट भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे। तो विभीषण को टेंशन आ गया। उसको लगा यार ये तो कमाल है, एक तरफ इसके बाद इतना बड़ा रथ है, ये सुसज्जित है, और ये दूसरा वाला हमारे वाले के पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पैदल चल रहा है खड़ाऊ में। तो पैदल चल रहे थे भगवान राम, उनके पास रथ नहीं था। तो विभीषण को संदेह हो गया कि क्या हम सच में जीत पाएंगे, क्या इस वीर योद्धा रावण को हरा पाएंगे? तब भगवान राम ने उन्हें कहा, लेकिन विभीषण भगवान राम के पास चले गए और भगवान राम के पास चरण को छूते हुए बोले कि प्रभु, उनको ये लगा यार बुरा ना मान जाए, तो पहले बोले प्रभु चूंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं इसलिए एक चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, रावण रथी बिरथि रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण के रथ को देखकर और भगवान राम के रथ नहीं होने, पैदल चलने को देखकर विभीषण अधीर हो गए। तब फिर भगवान राम ने, और वो भगवान को कहने लगे कि आपके पास ना खड़ाऊ है, ना आपके पास रथ है, कैसे? उन्होंने कहा कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। ना आपके पास रथ है, ना पैर में कुछ ढंग का जूते हैं, ना शरीर में कपड़े हैं। यही विधि जीतब वीर बलवाना। किस प्रकार से इस वीर बलवान को हराएंगे? तब भगवान राम ने उन्हें कहा, ये आज भी महत्वपूर्ण है ये सुनना, और ये हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो सत्य की लड़ाई में लड़ रहा है, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो धर्म के साथ खड़ा है। भगवान ने कहा कि धीरज, भगवान ने कहा कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। जिसके धीरज और शौर्य जिसके रथ के चक्के हो, सत्य शील दृढ़ता जिसकी ध्वजा का पताका हो,
और बल, विवेक और शक्ति जिसके घोड़े हों, उसको ऐसे लकड़ी के घोड़े की क्या जरूरत है? जरूरत है क्या पैसों की? जरूरत है क्या पैसों की? जब तक आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, जब तक आप धर्म के रास्ते पर हो, जब तक आप देश के लिए न्योछावर होने जा रहे हो, ऐसा पैसा कोई मतलब। कांग्रेस ने बहाया था बहुत पंजाब में। हमारे वॉलेंटियर, एक वॉलेंटियर मोबाइल बनाते थे, एक वॉलेंटियर साइकिल रिपेयर करते थे, कई वॉलेंटियर ऐसे थे जिनके घर भी पक्के नहीं थे। इन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों की, जिनके पास रथ थे विशाल, सबको निस्ते नाबूद कर दिया। आप लड़ोगे चुनाव, आप लड़ोगे चुनाव, चप्पल फटी रहेगी, कपड़े चाहे फटे रहे, हमारा एक एक वॉलेंटियर हजारों पे भारी है। और होने दो इनके भ्रष्ट नेता, होने दो इनके भ्रष्ट नेता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जनता करेगी जो करना है। मेरा यही मानना है कि संभव है कि संसाधन कम है, लेकिन सामर्थ्य है, सच्चाई है, कॉन्फिडेंस है। मेरे कॉन्फिडेंस को देखो, दिख रहा है कॉन्फिडेंस। मैं चुनौती देता हूं भाजपा के या किसी भी XYZ किसी को भी, आकर लड़ो। क्यों? कॉन्फिडेंस अहंकार नहीं है, कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं भाई। मर भी जाएंगे तो, शहीद हो जाएंगे तो क्या है, देश के लिए तो शहीद हुए। आपको अब नेता बनना पड़ेगा। नेता कैसे बनते हैं पता है? पीछे वालों को आवाज आ रही है? आवाज हाथ उठा के बताओ, आवाज आ रही है? कोई सोया तो नहीं? नेता बनना है। कैसे नेता बनोगे? कैसे नेता बनोगे? नेता कैसे बनते हैं बताओ? हमारे देश में क्या है, नेता बन गया मतलब सबसे पहले सफेद रंग का कुर्ता पैजामा, और दूसरे नंबर पे कौन सी गाड़ी पे है? मारुति पे गया मतलब भाई तेरा तो हो लियो काम। बाइक वाइक वालों की तो फिर कोई कदर ही नहीं होती है। फॉर्च्यूनर का है, फॉर्च्यूनर किसके पास है? फॉर्च्यूनर, यही बात करते हैं ना सारे। और क्या करते हैं? वड्डा मोबाइल, ताम झाम। ऐसे नेता, ये भाई आजकल ज्यादातर नेता तो ऐसे ही रहते हैं। नेता ऐसे नहीं बनते। नेता बनने का सही गुण केजरीवाल ने सबको सिखा दिया है। नेता कौन होता है? जिसको, नेता का बड़ा सिंपल एक लाइन में है, अगर आसपास के 100 किलोमीटर में किसी को भी समस्या हो, समस्या आने पर सबसे पहले वो अगर आपको फोन करे तो समझ जाओ आप नेता बनने के रास्ते पे चल रहे हो। किसी को भी समस्या हो, आसपास के 100 किलोमीटर पे फलाने दिक्कत आई, ये दिक्कत आई, वो दिक्कत, जो भी दिक्कत आई, अगर आपको वो फोन कर रहे हो और आप दौड़ के रात को, आधी रात को जा रहे हो, आप नेता बन रहे हो। वो कहते हैं ना रामचरितमानस में, रामचरितमानस में बहुत अच्छी अच्छी चीज लिखी। जब आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, जब विषम परिस्थितियां आएंगी, जब आपके पास रावण जैसा विशाल और बड़ा अहंकारी जिसको निस्ते नाबूद करना है, ऐसी परिस्थिति में बड़ा कारीगर होता है। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे अच्छा धर्म है दूसरों की हित करना, दूसरों की सेवा करना। तो आपको जब भी फोन आए, जाना है, चाहे 12 बज गए। आप ऐसा नहीं हो सकते कि अरे यार मैं जस्ट आया हूं, कपड़े उतारा हूं, फिर फोन आ गया, मैं कैसे जाऊं। जब भी फोन दूर से भी सुनाई पड़े कि कहीं कोई तकलीफ में है, आपको जाना पड़ेगा। ऐसे नेता बनते हैं। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस पार्टी में अभी
इन्होंने संगठन बनाने के लिए एक मीटिंग की थी, इनमें जूते चप्पल चले, पता है आपको? कॉलर वॉलर पकड़े एक दूसरे के, जूते चप्पल इनके चले, सुना था आप लोगों ने, पढ़ा था? एकता बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से भस्म हो गई क्योंकि योग्यता का सम्मान नहीं है। जिस भी पार्टी में योग्यता का सम्मान नहीं होगा वहां पर एकता भी नहीं रहेगी। तो मैं आपको पार्टी की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि संगठन बनाने में संभव है 10% 20% गलतियां होंगी, इंसान है, गलती होगी, लेकिन जैसे ही गलती पता चलते जाएगा हम उस गलती को ठीक करते जाएंगे और योग्यता के आधार पर ही हम आगे जाएंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मेरे ऊपर किसी का रिकमेंडेशन चलता नहीं है। मैं अपने लीडरशिप को बधाई देना चाहता हूं। कई स्टेट्स में मैंने काम किए सर, आप सबको सुनना चाहिए, मैंने कई स्टेट्स पे काम किए, हर जगह मुझे अलग अलग तरह की समस्या आई, लेकिन जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मतलब मेरी ऐसे ही चलते रहो, मैं एक सीट इनके लिए नहीं छोड़ूंगा। एकता रखनी है, जिला की तो जिला की टीम एक होनी चाहिए, आपस में नहीं लड़ना है। कुर्सी किसी को लग रहा है, इसको बुरा लग रहा है तो कुर्सी दे। मेरे को देखे हो कभी कुर्सी के चक्कर में पड़ते? कभी देखे हो मेरे को कुर्सी के चक्कर में? मेरे पास पद भी नहीं थे, मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई जब तेरा नंबर आएगा तो तू करना, बैठना। आज तो आपने मुझे कुर्सी दिया है तो मैं बैठा हूं, इससे पहले तक मैं वो किनारे में खड़े रहता था। जरूरत नहीं है, एकता रखना और गुटबाजी कभी मत करना। पार्टी को अपनी मां की तरफ देखना। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, कभी भी मेरे से जुड़ने की कोशिश मत करना, पार्टी से जुड़ो, पार्टी से जुड़ो। और आप ये मान के चलो कि पार्टी आपको देख रही है। कई लोगों को लग रहा है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। देख रहे हैं, बहुत सारे पद अभी और आने वाले हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं इसलिए कि गलती कम हो। अनाउंस करने में क्या जाता है, हमारे इतने कार्यकर्ता है, अनाउंस करने में, टाइप करने में टाइम थोड़ी लगता है, कर देते, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे। एक एक पद को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, एक एक पद को 100 बार जांच परख के कर रहे हैं। और संभव है कि हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी क्षमता और योग्यता से एक पद नीचे आ गया है, तो दुख मत करना, बुरा मत मानना कि मेरा एक पद नीचे आ गया। वो देखो अनिल कुमार का मेरे से एक पद ऊपर चला गया। अनिल का अनिल जाने, आप अपना देखो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप काम करते रहो, आपका पद आपके घर में दरवाजा खटखटा के बोलेंगे भाई साहब आपको एक पद ऊपर लेके जा। देर सवेर हो सकता है, कई बार देर सवेर हो सकता है, लेकिन पार्टी एक एक कार्यकर्ता को देख रही है। इसके बाद हम अगले चरण में जाएंगे। अगले चरण में सर्कल इंचार्ज बनाएंगे, सर्कल इंचार्ज जाने के बाद विलेज कमेटी बनाएंगे। अगला हमारा कार्यक्रम जो होने वाला है वो बिजली आंदोलन है। बिजली आंदोलन चलाएंगे पूरे राज्य में, एक एक गांव, 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 एक एक गांव। जनता त्रस्त है, बिजली की महंगाई, पावर कट, त्रस्त है जनता। बिजली आंदोलन चलाएंगे, आप सब मिलकर चलाओगे। इसकी ट्रेनिंग और इसके लिए मीटिंग बहुत जल्दी शुरू होगी। अभी मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया है, आज ही तय हुआ। बहुत जल्दी इसको डिस्कस करके ट्रेनिंग करेंगे और इसका इनॉग्रेशन करने केजरीवाल साहब खुद आएंगे। तो तंवर साहब कह रहे थे कि सर का शेड्यूल फिक्स कर दो। सर का लगभग मोटा मोटा शेड्यूल फिक्स है। अब लगभग हर महीने हम यहां जरूर आएंगे, एक बार, 2 बार, जरूरत पड़ी तो 3-3 बार। तो यहां पे रेगुलर आएंगे। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि पंजाब इलेक्शन के बाद बहुत बढ़ गया था पार्टी बहुत बढ़ गई थी, पार्टी बहुत बढ़ गई थी। अब जी नीचे आ गई। पार्टी नीचे नहीं आई है,
तब संगठन नहीं था आपके पास। अब जब आपका आधार मजबूती से बढ़ रहा है, एक हमको बबल तो नहीं बनाना है ना, अपने को हवा नहीं बनानी है। हवा बनानी है क्या? हवा नहीं बनानी है। एक एक ईंट, एक एक ईंट, एक एक ईंट मजबूत। तो अगली एक्टिविटी बहुत जल्दी शुरू होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद सर्कल इंचार्ज की शपथ। अब मैं 2 ही शपथ दिलाता हूं सर, अगला शपथ केजरीवाल साहब खुद दिलाते हैं। तो सर्कल इंचार्ज का जो शपथ ग्रहण होगा, आप लोगों के बनाने के बाद हमारे सर आएंगे, वो करेंगे, और एक एक गांव की कमेटी बनेगी। आपको मैं ये आश्वस्त करता हूं कि सरकार बनानी ही है, उस पे कोई इफ और बट नहीं है। कांग्रेस से और बीजेपी से मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी आप समझ लो आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है और आराम की बात है। हारना तो इनका तय है। ठीक है, आप लोगों को कुछ मिला होगा। क्या क्या मिला है आपके किट में? सबसे पहले आपको आईडी कार्ड मिला है। आईडी कार्ड सबको मिला है। ये आईडी कार्ड को अपने पास रखना, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन आया। ये शेर का आईडी कार्ड है। आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, ये आपका उसका आईडी कार्ड है। किसका आईडी कार्ड है? आप ईमानदार हो, उसका आईडी कार्ड है। किसका आईडी कार्ड है? आप देशभक्त हो, उसका आईडी कार्ड है। किसका आईडी कार्ड है? कांग्रेस और भाजपा की दुकान में ताला लगाने वाले आदमी का, शेर का आईडी कार्ड है। ये भी आपको मिला होगा, ये नियुक्ति पत्र। ये नियुक्ति पत्र आपको, ये पद किसी ने दिया नहीं है। पार्टी किसी का रिकमेंडेशन नहीं लेती है। कोई अगर आपको कहे कि मैंने तेरे को लगवाया है, तो बोलना ठीक है भाई। कोई किसी को कौन लगवाता है पोस्ट? आपकी मेहनत। ये नियुक्ति पत्र आपकी मेहनत का सर्टिफिकेट है। इसको इज्जत से रखना। उतना आसान नहीं है ब्लॉक इंचार्ज बनना, उतना आसान नहीं है ब्लॉक इंचार्ज बनना। एक चीज और है, इंटरेस्टिंग है। गुप्ता जी आपके पास है, ये है, यूज करते हो? ये मिला है आपको? ये क्या है? भोपाल में एक मिले मेरे को, वो बोले सर आप चिंता मत करना, इसको संभाल के रखूंगा, एक भी खर्चा नहीं करूंगा। मैं बोला भाई साहब ये वाला चीज ना खर्चा करने के लिए दिया है, तो इसको क्या करना है? क्या करना है? इसको खर्चा करने का है। सब्जी लेने जाओ, आलू गोभी लेने, पैसा देने के बाद कार्ड निकाल के देने का है। कहीं पे भी जाओ, भूल भी गए, जैसे होता है ना कई बार, वापस आते हो आप चल के दुकान में, भाई साहब क्यों आए? अरे मैं अपना बैग भूल गया। आप बैग लेके जाते हो। अगर आप किसी को भूल जाओ विजिटिंग कार्ड देना, वापस आना 2 किलोमीटर से, बोलना भाई साहब क्यों आए? भाई साहब विजिटिंग कार्ड देना भूल गया था। किसका विजिटिंग कार्ड है? किसका है? पूरे एरिया में पता चलना चाहिए कि ये वाला आदमी कहां रहता है। ठीक है, और क्या है भाई? ये मफलर है, हमने थोड़े से ही दिए। अच्छा, ये जो विजिटिंग कार्ड है ये इतने ही दिए आपको। ये खत्म होगा तो क्या करवाओगे? खुद से छपवाना है। अब मेरे पास मत आना, अब पैसे नहीं है, बस इतने ही छपवा के दे सकता हूं। ठीक है, थोड़े से आपको ये भी दिए हुए हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो आप करना। ये आपको मिला है सबको। इसको क्या करोगे? कहां लगाओगे? अब जैसे कि हमने कह दिया कि हम कितने दिए हैं, सिर्फ कितने दिए?
सिर्फ 2 ही दे सकते थे, क्योंकि हम रावण के परिवार से नहीं है, तो 2 ही दे सकते थे। अब इसको कहां लगाना है, कहां लगाओगे बताओ? कोई कह रहे घर पे, कहां लगाओगे? अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताना, अगर इसको ऐसी जगह पे लगाते हो जो खड़ी है हमेशा, वो अच्छा है, या फिर ऐसी जगह पे लगाओ जो घूमते रहती है? जोर से बोलो। तो कहां लगाओगे? जो भी अब घूमते रहती मतलब पंखा में मत चिपका देना। वो बोले थे कि ऐसे वैसे वाले में लगाना है, तो बोले पंखा में चिपका दिए, घूम रहे। और इस पे कुछ टोपियां हैं आपके उपयोग के लिए, और कुछ है। एक चीज और है, कितने हैं भाई? 2 हैं, एक पकड़ो। तो आपको ये 2 झंडे भी दिए, मिला है आपको? मिला है? इसको कैसे करोगे? कहां लगाओगे? कहां पे लगाओगे? 2 है ना? तो एक अपने घर में लगाना और एक, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज हवा आई और गिर गया तो बोला गिर गया। आपको एक चीज का वादा करना पड़ेगा कि अभी से लेकर चुनाव तक ये झंडा आपके घर में लहराता रहे, दूर से जाने वाले आदमी को पता चल जाए कि यहां रहता है वो। समझ गए? तो कैसे लगाओगे? मैंने पंजाब में बांटे तो कई लोगों ने बोले कि सर साहब ने बोला था इसकी इज्जत करना, संभाल के रखना, तो उसको किनारे में, घर के किनारे पे लगा दिए, तो फायदा नहीं है ना। इसको कैसे लगाना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जगह पे दिख सके। सही है? सही है? छोटी छोटी चीजें आपको इलेक्शन जिताती है। आपको लगेगा कि कोई एक रामबाण होगा, चलाओ और जीत गए, नहीं होता है। हर कदम छोटा 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 छोटा। आपके झंडे कैसे लगते हैं यह बताता है कि आप चुनाव जीतोगे या हारोगे। आपके स्टिकर कैसे लग रहे हैं यह बताता है कि आप चुनाव जीतोगे या हारोगे। आपके मफलर कैसे डल रहे हैं यह बताता है आप चुनाव जीतोगे या हारोगे। पार्टी अगर रिपोर्टिंग मांगती है, आप झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, वो निर्भर करती कि आप सरकार बनाओगे या नहीं बनाओगे। अगर आप एक बूंद पसीने का बहाते हो, वो निर्धारित करती है कि आप सरकार बनाओगे या नहीं बनाओगे। बोर हो गए? बोर हो गए? बहुत अच्छे। तो मेरी तरफ से भी हो गया है। इसके बाद राष्ट्रगान करेंगे। राष्ट्रगान है? हाँ, शपथ है। शपथ के बाद राष्ट्रगान करेंगे। तो शपथ के बाद अपनी जगह पे ही आप सारे लोगों को खड़े रहना होगा और राष्ट्रगान करके फिर अपनी जगह से चलेंगे। तो आप सबके पास अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा। आप सारे, आपके पास ये शपथ पत्र है सबके पास, पीछे तक। सबके पास है शपथ पत्र? सारे लोगों के पास हाथ उठाइए एक बार। शुरू करें। इसमें मैं के बाद खाली जगह है, इसमें किसका नाम लेना रहेगा? हाँ, मेरा नाम नहीं लेने का। ओके, तो शुरू करें। ऑल सेट। मैं संदीप पाठक हरियाणा की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति या
पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से दूर रहकर हरियाणा में बदलाव लाने के लिए, हरियाणा को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्योछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने, हरियाणा के सभी नौजवानों को रोजगार के, हरियाणा में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य लाने के लिए, हरियाणा के किसानों के हक के लिए, हरियाणा के सभी वर्गों के सम्मान के लिए, हरियाणा के सभी लोगों को संपन्न और सुखी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। भारत माता की राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।